अच्छा भाई, अभी हमने क्या क्या चीज़ें देख ली है कि हमने देख लिया कि भाई किस तरीके से डेटाबेस कनेक्ट होता है, कनेक्ट करना तो सीख लिया। अब हमें क्या करना है भाई, डेटाबेस पे कुछ भिजवाना है, डेटाबेस पे कोई डेटा भिजवाना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगी, एक पोस्ट की एपीआई बनानी पड़ेगी। अपने के साइकिल जो है ना, वेब डेवलपमेंट की साइकिल को दिमाग में रखते हुए काम करिएगा। आपको मैंने बताया था वेब डेवलपमेंट की साइकिल क्या चलती है कि सबसे पहले फ्रंट एंड से क्या होती है, एक रिक्वेस्ट होती है। सही, अब वो कोई भी रिक्वेस्ट हो, गेट पोस्ट जो भी हो। अभी हम एक रॉ डेटा देख रहे हैं कि एक बेसिक साइकिल चलती कैसे। फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट होती है, रिक्वेस्ट डायरेक्ट डेटाबेस पे नहीं जाती, कहाँ जाएगी सबसे पहले, सर्वर पे जाएगी, जिसमें अभी हम काम कर रहे हैं। सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी, और वो रिक्वेस्ट में जो भी होगा वो हमें उस आर ई क्यू या रिक्वेस्ट के पैरामीटर में मिलेगा। बॉडी भिजवाई है उसने, या उसने पैरम भिजवाए, या उसने क्यूरी पैरम भिजवाए, सब देख चुके हैं ना आप लोग। ये चीज़ें रिक्वेस्ट के पैरामीटर में मिल रही होती हैं। भाई किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ। इस रिक्वेस्ट के पैरामीटर में सब मिल रहा होता है हमें, चाहे बॉडी हो, चाहे पैरम हो, चाहे क्यूरी पैरम हो। ऐसा ही है, देख चुके हैं लास्ट क्लास में सब चीज़ें हैं। अब यहाँ से फिर कनेक्शन बनता है डेटाबेस का। फ्रंट एंड और डेटाबेस का कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। ये नॉर्मली हम बोल रहे होते हैं यार डेटाबेस से डेटा लेके आ रहा है ये फ्रंट एंड पे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। टेक्निकल वर्ड अगर हम इस्तेमाल करें तो डेटाबेस से डेटा सर्वर पे आ रहा होता है, फिर सर्वर डिसाइड करता है कि भाई भिजवाना है या नहीं भिजवाना। सही है, ये इस तरह हायरार्की चल रही होती है। अच्छा जी, अब भाई मुझे क्या करना है, एक पोस्ट की बनानी एपीआई। सबसे पहले मैं यहाँ सारी एपीआई के बिल्कुल लास्ट में आता हूँ। यहाँ पे आके मैं एक हेडिंग डालता हूँ भाई, यहाँ पे एक कमेंट डालता हूँ, क्रड एपीआई। अभी हम क्या बनाने जा रहे हैं यहाँ पे, क्रड एपीआई बनाने जा रहे हैं। इसके अंदर पूरा प्रॉपर एक क्रड चलेगा। सही है, सबसे पहले भाई कौन सी एपीआई बनती है, सॉरी बनेगी पोस्ट की एपीआई बनेगी। अब एपीआई भाई जल्दी से रिवाइज करवाया जा रहा है, क्या होता है, क्या क्या पहला पैरामीटर क्या होता है, एंड पॉइंट स्लैश। अच्छा, मैं अभी जो है ना वो बेसिकली अब डिपेंड कर रहा है आप किसके हिसाब से डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं। पहले तो ये डिसाइड होगा ना भाई किस काम के लिए, क्या बिजनेस, क्या है, किस लिए बनना है डेटाबेस आपका। तो भाई वो तो आपके अपने हाथ में जा रहा है, आपके जो जिस टाइप की एप्लीकेशन होगी आप उस टाइप का डेटाबेस बनाएंगे, उसी टाइप की एपीआई बनाएंगे। अभी मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं इस तरीके से सोच के बैठा हूँ दिमाग में भाई कि मैं क्या बनाने जा रहा हूँ। मैं बनाने जा रहा हूँ कोई यूजर्स वगैरह की एप्लीकेशन। लर्निंग के हम देख रहे हैं, अभी कोई ऐसा कोई अपना प्रोजेक्ट वगैरह के साइज में नहीं देख रहे, लेकिन इसी को मैं आगे कन्वर्ट कर दूंगा पूरी एप्लीकेशन के अंदर। हम बनाने क्या जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई यूज़र होता है। सिंपल क्या होगा, यूज़र होगा, यूज़र बेसिकली आएगा हमारी वेबसाइट के ऊपर, और बस यूज़र अपना आके डेटा वेटा कुछ सेव करेगा, कोई यूज़र का नाम वाम होगा, अपनी डिटेल सेव करेगा आके, जैसे स्टूडेंट पोर्टल वोटल होता है। इस टाइप को कुछ बनाना चाह रहे हैं हम बस लर्निंग के लिए। फिर इसी मॉडल को आप रेप्लिकेट कर लेंगे अपनी जो भी आपका दिल चाहे, आप जो भी एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, फूड की बनाना चाह रहे हैं, कोई बैंकिंग की बनाना चाह रहे हैं, कुछ भी बनाना चाह रहे हैं, रेप्लिकेट कर लीजिएगा आप उसको। मैं बस जनरल आइडिया दे रहा हूँ कैसे बनता है। मैं भी किसको दिमाग में लेके चल रहा हूँ भाई कि मेरा प्रोजेक्ट क्या है। मेरा प्रोजेक्ट ये है भाई, मैं बैक एंड डेवलपर हूँ। मुझे बोला गया कि भाई एक ऐसा सिस्टम बनाना जा रहा है, एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करने जा रहे हैं जिसमें भाई यूज़र आएगा, वो क्या करेगा, आके अपनी डिटेल विटेल फिल करेगा, भाई मेरा ये नाम है, मेरी ईमेल है, जो भी है, ठीक है। और ये कोई सोशल मीडिया वाली एप्लीकेशन है कि भाई यूज़र का नाम है, उसकी ईमेल है, वो एक्टिव है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, इस तरीके से कुछ चल रहा है। वो डेटा सीधा सेव हो जाएगा जाके उसका, फिर वही डेटा हम मंगवाएंगे, उसी को एडिट करवाएंगे, उसी को डिलीट करवाएंगे, पूरा क्रट उस पूरे डेटा पे अप्लाई करेंगे। और हमें बस देखना है कि डेटा बेस के साथ कैसे डेटा बेस आना जाना चल रहा होता है। क्लियर है, तो मैं उसी के हिसाब से आ रहे पर एपीआई डिज़ाइन करूँगा अपनी। अब भाई सबसे पहले स्लैश एंड पॉइंट आएगा, स्लैश एपीआई स्लैश, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यूज़र। अच्छा ये मैं ऑलरेडी बना भी चुका हूँ शायद, तो भाई इसको चेंज कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं यूजर्स कर देना, इन्फॉर्मेशन यूजर्स ही बना, यूजर्स बना था, नहीं नहीं यूज़र भी बना हुआ है। यूजर डेटा सिस्टम ये डीबी हमारा पड़ा है अंदर, कोई मसला नहीं है। हमने याद है क्यों बनाया था, यस सर, क्यों बनाया था, स्टैटिक डेटा एक स्टैटिक डेटा के लिए। सही है, हमारा इसको क्या बोलते हैं, सर, इसको बोलते हैं वो पार्सर, बॉडी पार्सर, बॉडी पार्सर। क्या करता है ये, सर ये पोस्ट में जो होता है बॉडी वो पोस्ट में जो बॉडी होती है हम सेंड करते हैं, डाटा बॉडी में सेंड करते हैं। नहीं नहीं हम बता रहे हैं, ये जो है ना असल में हमारे पास जो डेटा तो बोलने तो दो पूरा, और आगे यही बोलना था बस। नहीं हम बता रहे हैं, हम इसका फॉर्मेट जो है ना सही करता है, तो उसका फॉर्मेट इसका फॉर्मेट होता है जेसन में कर JSON देते हैं। में जो आते हैं undefined, कहाँ 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 नहीं रीडेबल होता, सर्वर पे। सर्वर पे बॉडी को व्यू करने के लिए आप सिंपल बोल सकते हो कि हम इसको लगाते हैं। सर्वर पे बॉडी व्यू नहीं होती,
अगर हम व्यू करवाना चाह रहे होते हैं तो बॉडी को पार्सर करना, बॉडी पार्सर लगाना पड़ता है जो उस बॉडी के फॉर्मेट को पार्स करता है। सही है, ठीक है। स्लैश एपीआई स्लैश एक सिंगल यूजर आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। एंड पॉइंट हो गया पहला। सेकंड क्या होगा भाई, कॉल बैक फंक्शन। सबसे पहले रिक्वेस्ट आती है, रिस्पॉन्स आ रहा है सर्वर पे। सबसे पहले सर्वर पे रिक्वेस्ट आती है, फिर रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट है। अब भाई एपीआई में क्या काम करें, देखिए सबसे पहले जब भी डेटाबेस से आप डील कर रहे होते हैं ना, सबसे पहले हम बनाते हैं मॉडल। क्या बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं। इसको अपने पास लिख लेगा, मॉडल के अंदर होते हैं मल्टीपल स्कीमास। अभी लिख लो, बताता हूँ क्या है। सबसे पहले एक मॉडल होता है, उसके अंदर मल्टीपल स्कीमास होता है। लिख लो, बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, लिख लो बस अभी। एक तो तुम कुछ लाए नहीं हो, ऊपर तुम कंटिन्यू लड़कियों की तरह बोले जा रहे हो। बिल्कुल टेप लगा के बैठा करो तुम मुंह पे अपना। इसको टेप वेप लेके आओ घर से, तुम कॉपी नहीं ला रहे, टेप ही लिया हुआ एहतियातन अपने लिए भाई। टेप लगा के बैठा करो क्लास में। सर मॉडल के अंदर क्या होता है? मॉडल के अंदर मल्टीपल स्कीमास होता है। जब भी हम डेटाबेस एपीआई नहीं, जब भी हम डेटाबेस इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो हम मॉडल बनाते हैं, उसके अंदर मल्टीपल स्कीमास होता है। अभी क्या होते हैं, क्या काम होता है, कैसे दिखते हैं, सब बताता हूँ अभी। सर स्कीमा से स्पेल कर दो। SCHEMAS। स्कीमा सिंगल स्कीमा, स्कीमास यानी मल्टीपल। सही है। अच्छा देखिए, अगर आप फॉर एग्जांपल आप डेटाबेस हैं, आप खुद एक डेटाबेस है, तो आप क्या करेंगे, दूसरे जो लोग हैं उनका डेटा स्टोर करेंगे। अब अगर आकर के बंदा डेटा स्टोर करने आया, उसने बोला भाई मैं समझा रहा हूँ कि स्कीमा क्या होता है, ये समझाना चाह रहा हूँ। आप डेटाबेस है, सही है, आप डेटाबेस समझे अपने आप को, मेरे पास ये आ रहा है भाई अपना डेटा स्टोर कराने। इसने बोला भाई अच्छा भाई मेरा एक नाम है, मेरी ये ईमेल है, मेरा ये पासवर्ड है, और ये मेरे घर का एड्रेस है, मेरा फ़ोन नंबर है, 5 चीज़ें दी इसने। ये आ गया उसके बाद मेरे पास, इन्होंने ये सब बताई, इसके अलावा 2 डिटेल मुझे और बता दी, 7 हो गई। कितनी हो गई, 6 7 8, 8 हो गई टोटल। फिर अली भाई आ गए भाई, ये आए, इन्होंने पूरा खाता खोल दिया, इन्होंने 50 डिटेल बता दी मुझे। तो अगर हर बंदा आ रहा है अपनी मर्जी से मुंह उठा के मुझे कुछ भी बताया जा रहा है, तो क्या मेरे पास कोई कंसिस्टेंसी होगी डेटा के अंदर? मुझे पता ही नहीं होगा कि भाई किसका डेटा क्या स्टोर करना है। फॉर एग्जाम्पल इसने अगर मुझे 5 बताई है, इसने अगर मुझे 7 बताई है, तो भाई मैं इससे सवाल करूंगा कि भाई 2 और बताओ मुझे। डेटा के डेटा कंसिस्टेंट है, सबका एक सेम फॉर्मेट है ना डेटा का। आप बताएं एपीआई में डेटा जो आता है कैसा होता है, कि एपीआई में जो पहला ऑब्जेक्ट है उसके अंदर 4 की वैल्यू पेयर है, तो फिर 5वें में 6 हो गए। अगर उसके अंदर नेम ईमेल है तो सेकंड वाले के अंदर भी नेम ईमेल होगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। सीक्वेंस नहीं, कंसिस्टेंसी कह सकते हैं इसको, कि अगर वहां पे 4 की वैल्यू पेयर पड़े हुए, 4 की और वैल्यू पेयर है वहां पे, तो नीचे वाले ऑब्जेक्ट में भी 4 ही होंगे, उससे नीचे वाले में भी 4 ही होंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। तो सबसे पहले हम जब भी डेटाबेस से डील करते हैं, सबसे पहले हम बोलते हैं भाई कि स्कीमा बताओ, स्कीमा क्या होगा। स्कीमा मीन्स, स्कीमा को आप यूं समझ रहे हैं कि सेट ऑफ रूल्स, क्या रूल होंगे, क्या एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, क्या स्ट्रक्चर होगा डेटा का, कि जो जिस तरह के डेटा में आप डेटा बेस में डेटा स्टोर कराओगे, किस फॉर्मेट में डेटा स्टोर कराओगे, क्या क्या पैरामीटर्स होंगे आपके पास। अच्छा इसका फायदा क्या है भाई, इसका फायदा सबसे बड़ा है सिक्योरिटी। किस सेंस में भाई, भाई एक हमने स्कीमा सेट कर दिया है, यानी स्कीमा को सिंपल आसान जबान में यूं समझ लें कि रूल्स या फॉर्मेट, कि भाई क्या क्या फॉर्मेट में डेटा स्टोर करना है डेटाबेस के अंदर। अब जब एक मैंने एकदम फॉर्मेट डिजाइन कर दिया ना, मैंने डिजाइन कर दिया भाई कि मैं सिर्फ 5 फील्ड स्टोर करूंगा, नेम ईमेल पासवर्ड घर का एड्रेस फोन नंबर। अब कोई अगर अपने चाचू का नंबर बता रहा होगा आके, अपने घर का, अपने दूसरे किसी और कोई और डिटेल मुझे दे रहा होगा आके, तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, बोलूंगा भाई मुझे चाहिए ही नहीं है, या उसको मैं ऑप्शनल कर दूंगा। रिक्वायर्ड मेरे पास क्या है वही होंगी जो सबके लिए सेम है। बात समझ में आ रही है? तो इसे कहते हैं स्कीमा, कि आर्किटेक्चर बताओ, ऑर्गेनाइजेशन अपने डेटा को ऑर्गेनाइज बताओ कि भाई किस फॉर्म में डेटा होगा। तो अब इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है सिक्योरिटी से। सिक्योरिटी का बड़ा उसमें चक्कर है। कैसे भाई, भाई अगर मैंने अपना एक स्कीमा सेट कर दिया कि भाई मेरी वेबसाइट पे जो बंदा आएगा ना साइन अप करने, लॉगिन करने, या जो भी डेटा स्टोर करने आ रहा है मेरी वेबसाइट के ऊपर, तो मैं सिर्फ नेम ईमेल पासवर्ड 3 चीजें लूंगा बस, चौथी मैं चीज नहीं लूंगा, मैं 3 चीजें एक्सेप्ट करूंगा। अब डेटाबेस, अगर मैंने स्कीमा बनाया भैया,
फर्स्ट करें कोई बंदा कोई हैकर है, ठीक है, वो आया मेरी वेबसाइट के ऊपर, उसमें डेटाबेस को हैक करना चाह रहा है, कुछ भी करना चाह रहा है, मेरा कोई समझे बैंकिंग का डेटाबेस है, मीज़ान की ऐप है जिसके अंदर मीज़ान का डेटाबेस है, हज़ारों लाखों की ट्रांजेक्शन उसके अंदर रखी हुई है, कोई हैकर आया बंदा, उसने बोला यार मीज़ान का डेटाबेस हैक करते हैं। हैकर्स का पाला 10,000 तरीके उनके पास होते हैं। तो भाई अब क्या है कि वो फ्रंट से कोई फॉर्म फिल कर रहा है, कोई क्यूरी फॉर्म या कुछ ऐसा फॉर्म फिल कर रहा है, उसने क्या फॉर्म फिल करने के दौरान अपनी कोई उसने स्क्रिप्ट रख के भेज दी फॉर्म के अंदर। अब फ्रंट एंड पे जब भी वैलिडेशन लगती है ना, वैलिडेशन वो हमेशा लगती है बैकएंड के ऊपर, क्योंकि फ्रंट एंड की वैलिडेशन इजीली ब्रेक होती है, ये आपको पता होगा ये बात, कि फ्रंट एंड के ऊपर कभी भी हम वैलिडेशन नहीं लगाते हैं, लेकिन वो सिर्फ क्लाइंट साइड की हद तक होती है कि यूजर पे यूआई पर्सपेक्टिव से एरर दिख जाए उसको, या रेड हो जाए, इनपुट फील्ड रेड हो जाए, लेकिन वो उसका पर्पस सिर्फ ये होता है क्लाइंट साइड पे यूजर को पता लगता है कि हाँ भाई मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। सर जीएस की भी ब्रेक हो जाती है, जीएस की ब्रेक हो जाती है, इजीली ब्रेक हो जाती है जावास्क्रिप्ट की भी। इसीलिए हम हमेशा वैलिडेशन लगाते हैं लाजमी, कहाँ, बैकएंड के ऊपर। क्यों? क्योंकि देखिए क्लाइंट साइड चाहे जावास्क्रिप्ट या कुछ भी हो, क्लाइंट साइड यानी फ्रंट एंड का कोड जो है ना वो अवेलेबल होता है यूजर के पास, वो ब्राउजर से निकाल सकता है, ब्राउजर से आपके HTML से जावास्क्रिप्ट तीनों निकल जाती है। लेकिन सर्वर का जो कोड होता है वो यूजर को एक्सेसिबल नहीं होता, वो उसको मिल ही नहीं सकता, वो सिर्फ डेवलपर के पास होता है बस। ऐसे ही है ना भाई, सर्वर का कोड आपके पास फ्रंट एंड के ऊपर क्लाइंट साइड में विजिबल नहीं होता, तो इसलिए हम यहाँ लगाते हैं हमेशा वैलिडेशन। खैर, मैं बताने आपको चाह रहा है कि सिक्योरिटी किस तरीके से है कि भाई फॉर एग्जाम्पल कोई हैकर आया, उसने क्या रखा, फॉर्म फिल करते हुए अपना सर्वे फॉर्म है, कोई भी तरह की क्यूरी फॉर्म है, उसने फिल करते हुए अपने मैसेज के अंदर कोई स्क्रिप्ट रख के भेज दी। अब वो स्क्रिप्ट क्या आती है, अगर वो स्क्रिप्ट आपके डेटाबेस के अंदर एंटर हो गई तो आपके डेटाबेस की डिटेल्स लीक करके ले आएगी, या कोई इस तरीके से, मतलब कुछ ऐसा है उस स्क्रिप्ट के अंदर, मान लें थोड़ी देर के लिए कि उसमें कुछ ऐसा रखा हुआ है कि अगर डेटाबेस तक पहुंच गई तो डेटाबेस हैक कर लेगी, या ट्रांजेक्शन डिटेल्स ला के दे देगी आपको, या कुछ भी मिस समझने के इनकन्वीनियंस कुछ बना देगी। अब अगर मेरा स्कीमा सेट हुआ है कि भाई सिर्फ नाम, ईमेल या पासवर्ड, मिसाल है, 3 चीज़ें एक्सेप्ट करनी है बस, मैंने अपना स्कीमा सेट किया हुआ है। अभी कैसे होता है उसको देखेंगे, बस अभी थ्योरेटिकली सुने क्या क्या काम होता है। मैंने 3 चीज़ें सेट करी हुई हैं। अब कोई बंदा आया यूज़र, उसने क्या रखा, मैसेज के साथ अपना कुछ स्क्रिप्ट रख के भेज दी, कोई मेलवेयर रख के भेज दिया, कोई वायरस रख के भेज दिया। अब वो मेरे फ्रंट से तो बाईपास हो जाएगा इजीली, फ्रंट से सर्वर पे आ जाएगा। अब जब सर्वर पे आ चुका है वो, मसला नहीं है सर्वर पे आने का, मसला क्या है, डेटाबेस तक ना पहुंचा। अब जब सर्वर से आगे डेटाबेस में जाएगा ना वो, तो डेटाबेस सर्वर ही उसको प्रोसीड करेगा आगे कि हाँ भाई जाओ रिक्वेस्ट डेटाबेस में भेजो जाके, क्योंकि किसी को क्या पता अंदर क्या लिखा हुआ है। भाई आपके सर्वर को क्या पता कि अंदर क्या मैसेज लिखा हुआ है, उसको तो बस सर्वर को ये पता भाई ऐसा रिक्वेस्ट आई है डेटाबेस में भिजवानी है, ये पता है उसको बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता उसको, क्योंकि ज़ाहिर है वो इंसान थोड़ी है, मशीन है। अब वो जब डेटाबेस से प्रोसीड कर रहा होगा आगे, अब जो ये सर्वर और डेटाबेस का आपस में कनेक्शन है ना, यहाँ से जब रिक्वेस्ट जा रही होगी तो डेटाबेस का गेटवे उसको रोक लेगा, वो बोलेगा अच्छा भाई दिखाओ तुम्हारे पास जो डेटा शो कराने आए हो, ये 3 चीजें हैं तुम्हारे पास। वो कहेगा भाई 3 तो है, चौथी भी है मेरे पास एक, वहीं से उसको भेज देगा वापसी कि भाई ये एक बैड रिक्वेस्ट है, आपके पास एरर आ जाएगा 500 इंटरनल सर्वर एरर। इसका मतलब जब भी आपका इंटरनल सर्वर एरर आता है उसका मतलब होता है कि डेटाबेस और सर्वर की कम्युनिकेशन में कोई मसला हुआ है, यहाँ से कोई मसला आया है। मसला जब ये आता है जब वो डेटा आपके पास पूरा फॉर्मेट होता ही नहीं है जो डेटाबेस एक्सेप्ट करना चाह रहा होता है, तब ये सिक्योर है। अब अगर ये मैं ना बनाऊँ स्कीमा, डायरेक्ट डेटा भिजवा दूँ, डेटा चलेगा जब भी, लेकिन वो सिक्योर नहीं होगा, फिर वो जो दिल चाहे, जिसका जो दिल चाहेगा मुंह उठा के डेटाबेस के अंदर भेज देगा डेटा। तो ये सिक्योरिटी है बैकएंड के अंदर, सिक्योर हर कदम कदम पे आपको सिक्योरिटी देखनी होती है। फ्रंट में सिक्योरिटी का काम नहीं होता, क्योंकि फ्रंट तो होता है क्लाइंट साइड पे भाई, फ्रंट तो होता है क्लाइंट साइड पे, बैकएंड क्लाइंट साइड पे नहीं होता। बैकएंड पे आपने हर एंगल से सोचना है कि भाई मेरे डेटाबेस को कोई यूं ना कर ले, कोई यूं ना कर ले, हर एंगल से आपने सोच के चलनी होती है। कोई सवाल किसी का समझ में आ गया थोड़ा बहुत थ्योरेटिकली कि स्कीमा क्यों बनाता है? अब भाई देखते हैं प्रैक्टिकली बनाते कैसे है इसको। सबसे पहले जब भी डेटाबेस या कुछ भी इस तरह का डिजाइन कर रहे होते हैं, आपका पहले पेपर वर्क होना चाहिए हर हाल में कि भाई मेरी अगर ये एप्लीकेशन में बना रहा हूँ, मेरी मुंह उठा के शुरू होगा। फ्रंट में अगर आपने किसी को पैडिंग ज़्यादा दे दी ना, आप इंस्पेक्ट से पैडिंग कम कर सकते हो। बैकएंड के अंदर एक दफ़ा सारे काम हो गए कम, मतलब अंडू तो हो सकते हैं वो काम, लेकिन यहाँ पे बड़ा सरदर्द हो जाता है वो काम अंडू करना, क्योंकि फ्रंट नहीं है बैकएंड है ये। तो पहले आपका प्रॉपर पेपर वर्क होगा, अच्छा भाई मेरी एप्लीकेशन है, इसके अंदर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये 5-6 फीचर्स हैं। अच्छा भाई इसके अलावा और कोई फीचर नहीं है, भाई 5 फीचर है, उस 5 फीचर्स को देखते हुए अपनी एपीआई डिजाइन करोगे, उसी को देखते हुए अपना स्कीमा डिजाइन करोगे। यानी ऐसा नहीं मुंह उठा के शुरू हो जाओगे। यहाँ पे पूरा प्रॉपर पेपर वर्क होता है पहले, उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, क्योंकि ये ऐसा है कि एक दफ़ा हो गई तो बस अब रिवर्ट नहीं होगी है, हो गई तो हो गई। क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस को छेड़ना एक आदाब काम हो जाता है।
8-10 साल वाला एक्सपीरियंस लोग सर पकड़ के बैठे होते हैं अगर कोई चेंजेस करवाने आता है डेटाबेस के अंदर। इसलिए डेटाबेस आपने देखा होगा, जब भी कोई डेटाबेस डिजाइनर होता है ना, उनकी जॉब्स कभी ज़रा खोल के देखें आप, बच्चों को हायर ही नहीं करते वो। 15 साल 20 साल इस तरह के एक्सपीरियंस के लोगों को उठाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई ये डेटाबेस डिज़ाइन कर दिया मैंने, अब इसमें अगर कुछ ऐड करवाना है ना चीज़ें, तो मेरा स्ट्रक्चर नहीं बिगड़ेगा, मेरा आर्किटेक्चर नहीं बिगड़ेगा, आर्किटेक्चर लेवल का कोई चेंज नहीं आएगा। इस तरीके से आर्किटेक्चर बनाते हैं वो डेटाबेस का। और वो कैसे बनाते हैं, उनके पास पूरी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है पेपर के ऊपर, कि बस भाई ये रिक्वायरमेंट है ना, इसके बाहर कुछ होगा ना इसके अंदर कुछ और आएगा, इसको देखते हुए डेटाबेस को पूरा आर्किटेक्चर सेट करना है हमें। तो पेपर वर्क बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे। और आपको भी जब मैं प्रोजेक्ट वगैरह के लिए दूंगा तो आप भी ये करेंगे भाई, पहले अपना जो भी आपको एप्लीकेशन बनाने को दूंगा, आप बनाना चाह रहे हैं उसके हिसाब से पूरा पेपर वर्क करेंगे पहले आप, कि भाई मेरी एप्लीकेशन, और एक इसमें आपको प्रोजेक्ट इस तरीके से दूंगा फाइनल कि आपका एक डॉक्यूमेंट भी होगा, तो प्रोजेक्ट बनवाया था ना आप लोगों से मैंने, या तुम लोगों से प्रोजेक्ट बनवाया मैंने, इसमें बैकएंड में क्या होगा, एक डॉक्यूमेंट भी होगा वर्ड का या जो भी, उसमें आपका पूरी डॉक्यूमेंटेशन होगी प्रोजेक्ट की, कि भाई मेरा प्रोजेक्ट का ये नाम है, इसके अंदर में ये सर्विसेज है मेरी, ये फीचर्स हैं इसके अंदर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और उसके हिसाब से फिर आप काम शुरू करोगे अपना। सही है। अच्छा जी, अब आते हैं भाई थोड़ा सा काम की तरफ। सबसे पहले भाई क्या होगा, यहाँ पे आप बाहर बनाओगे एक फोल्डर, इसका नाम होता है मॉडल। सही है। इस मॉडल के अंदर आपकी बनती है फाइल, जो भी आप स्कीमा बनाना चाह रहे हो। जैसे मेरा केस क्या है, मैं किसका डेटाबेस के ऊपर काम कर रहा हूँ, यूजर्स के। आपका कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट्स हो सकता है या कोई आइटम्स हो सकते हैं, कुछ भी, यानी आप जो जिस तरह का आपका बिजनेस है उसके हिसाब से आप फाइल बना लोगे। मेरा यूजर, तो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे फाइल यूजर schema.js। अब JSX को भूलना है यहाँ पे, अब JSX नहीं मिलेगा आपको यहाँ देखने को, जावास्क्रिप्ट मिलेगा सिर्फ। सही है, यूजर schema.js। अब भाई स्कीमा कैसे बनता है, स्कीमा के लिए सबसे पहले मुझे उठाना पड़ेगा, स्कीमा समझ में आ गया क्या है, क्या है स्कीमा? सेट ऑफ रूल्स एंड फॉर्मेट्स रूल्स एंड फॉर्मेट्स टू क्या लिया, स्टोर डेटा। टू स्टोर डेटा। सबसे बेहतरीन डेफिनेशन है, दोबारा बताओ भाई। रूल्स एंड फॉर्मेट्स टू स्टोर डेटा। सही है, लिख लो भाई इसको सिंपल। सबसे पहले भाई यहाँ पे आपने उठाना पड़ेगा mongoose को। कॉन्स्ट mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर mongoose। सही है। अब इसके बाद mongoose डॉट स्कीमा। सही है, mongoose डॉट स्कीमा उठाओगे, स्कीमा एक फंक्शन है, ये अपने अंदर लेता है एक अलग ऑब्जेक्ट। इसके अंदर आके आप डिफाइन करोगे रूल्स, कि भाई मेरी एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें। सही है। पहले भी तुम्हें सेशन दे दी। एक चीज़ ज़रा मैं देख लूँ यहाँ पे। हम्म, सही है। अच्छा, इसके लिए ना आप डॉक्यूमेंटेशन भी गो थ्रू कर सकते हैं, अगर आपको मैं डॉक्यूमेंटेशन भी इसकी पढ़ना सिखाऊं। रीड द डॉक्स पे आए सिंपल, डिफाइनिंग और स्कीमा। ठीक है, चलो अभी पहले मैं खुद ही कर लूँ, वरना आपको डायरेक्ट समझ नहीं आएगा ये। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आके रूल डिफाइन करना है मुझे। सबसे पहले आप बताओगे कि भाई मेरी इस एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले नहीं क्या डिटेल सबसे पहले स्टोर होगी यहाँ पे। भाई यूजर है मेरा केस, तो यूजर के अंदर सबसे पहले यूजर का नाम होगा कोई, तो मैं यहाँ आऊंगा, मैं लिखूंगा भाई नेम, और ये एक ऑब्जेक्ट होगा। अब इसके अंदर सबसे पहले आप बताओगे कि इसकी टाइप क्या होगी, किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग होगा, बुलियन होगा, किस टाइप का होगा। नेम किस टाइप का होगा आपका भाई, स्ट्रिंग। यहाँ आप लिखोगे ऐसे स्ट्रिंग करके। सही है। अब बेसिक जो ना बेसिक स्ट्रक्चर वो यही है कि आप एटलीस्ट टाइप बता दो। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे आपने देखा होगा फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हो तो भाई उसमें कुछ रिक्वायर्ड फील्ड होती हैं, कुछ ऑप्शनल फील्ड होती हैं। तो अब वो भी चीज़ है यहाँ पे, आप वो डालना चाह रहे हो तो भाई आप यहाँ पे क्या बोलोगे आगे, रिक्वायर्ड ट्रू। इसको रिक्वायर्ड करोगे, रिक्वायर्ड ये नहीं कि लाजमी है, ऑप्शनल नहीं है। अब इसके लिए आपको मैं बोलूंगा डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा सा गो थ्रू करो, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे इन्होंने ब्लॉग की एग्जाम्पल दी हुई है कि एक ब्लॉग बना रहे हैं, उसके अंदर क्या है, ब्लॉग का टाइटल है कोई, और ऑथर का भी नाम होगा तो वो भी स्ट्रिंग ही होगा, जैसे टाइटल स्ट्रिंग है, बॉडी भी स्ट्रिंग होगी, कमेंट्स में आ गई है, कमेंट में डेट वेट डाल दी उन्होंने यहाँ पे, इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। जैसे कि स्कीमा टाइप्स पे आओ ज़रा। स्ट्रिंग नंबर डेट सर।
ये रहा और स्कीमा टाइप्स, ये सारा रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे सबसे पहले कि भाई रिक्वायर्ड ये बूलियन या फंक्शन दे सकते हो कि भाई ये ट्रू है या क्या है, डिफॉल्ट हो सकता है, सेलेक्ट है, वैलिडेट है, इसको थोड़ा सा अपने एंड पे स्टडी करना, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना थोड़ा सा कि भाई और क्या क्या फील्ड आप डाल सकते हो इसके अंदर, सही है। लेकिन मैंने बता दिया आपको जो बेसिक लेवल पे होता है ना बिल्कुल, वो क्या है कि आप एक टाइप डिफाइन कर दो बस कि इसके अंदर भाई क्या क्या चीज़ है, सही है। शॉपिफाई में कहाँ होता है स्कीमा, अच्छा वो स्कीमा नहीं वो काफ़ी डिफरेंट है, शॉपिफाई तो टेम्पलेटिंग लैंग्वेज है ना। हाँ टाइप डिफाइन का टाइप होता है, उसमें आईडी होता है, लेबल होता है, इस तरीके की होती है। अच्छा एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी, अच्छा वो याद आ गया मुझे, अभी इसने शॉपिफाई से याद दिला दिया, मैंने रेपो में लिखा था अपना कहीं, आई थिंक एमवीसी में था। हम्म, इसमें भी यही है सिर्फ, ये रहा मिल गया। अच्छा जी, डॉक्यूमेंटेशन में है ये लिखी हुई, ये समझ में आ गया कि नेम भाई क्या है, भाई नेम आएगा आपके पास, जो बंदा यूजर सर्वर से डेटाबेस पे डेटा आ रहा होगा तो उसके भाई नेम होना चाहिए, और नेम भी किस फॉर्म में होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए। अब अगर कोई बंदा इंटीजर अपना नाम डालेगा या बूलियन डाल देगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा, सही है। तो ये हो गया यहाँ पे ये। अब दूसरी क्या होगी भाई, यूजर की कोई ईमेल होगी, तो ईमेल आ गया, ईमेल क्या होगी, ईमेल की टाइप, भाई इसकी टाइप जो है वो देखें नंबर होता है बिल्कुल सही, लेकिन वो पूरा एक स्ट्रिंग उठाते हैं ना ईमेल को, उसमें तो ऐसे स्पेशल करेक्टर्स भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको हम एज स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, सही है। कि भाई इसकी टाइप भी क्या होगी, देखें ये वो नहीं है, इनपुट टाइप्स नहीं है, ये टेक्स्ट ईमेल वो नहीं है, ये पूछ रहे हैं वो नहीं है, ये वही तो बता रहा हूँ मैं, तुम नहीं, बाकी अक्सर लोग भी ये समझ रहे हैं शायद यहाँ पे, ये इनपुट टाइप्स नहीं है, ये आपके पास है कि भाई आपका जिस फॉर्म में डेटा डेटाबेस पे आ रहा है, आपका डेटा इनपुट फील्ड से उठ के जिस फॉर्म में डेटाबेस पे आ रहा है, तो उस वक्त क्या हालत है उस डेटा की, भाई नेम की क्या हालत होगी उस टाइम, स्ट्रिंग होगा वो, ईमेल भी स्ट्रिंग होगी, सही है। तो वो वाली टाइप इनपुट टाइप्स नहीं है ये। अच्छा यहाँ पे भाई ईमेल जरूरी है, ऑप्शनल है, जरूरी है, भाई जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, तो क्या करूंगा इसको भी रिक्वायर्ड ट्रू, सही है। यहाँ पे एक और चीज हम पास करते हैं जिसका नाम होता है, असल में अभी नहीं पास करवा रहा है, मैं करवाऊंगा बाद में, क्योंकि इसका बताऊंगा फायदा क्या है, अभी नहीं करवा रहा है। यहाँ एक और चीज आती है हमारे पास, इसका नाम दिखा देता हूँ अभी, इसका नाम होता है यूनिक ट्रू, मतलब आप देखें हर बंदे की ईमेल यूनिक होती है, पासवर्ड सेम हो सकता है लेकिन ईमेल सेम नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता कि जिस ईमेल एड्रेस से आप गूगल पे साइन अप कर रहे हो, ये अली भी उसी ईमेल से कर रहा है, ये किसी उसी ईमेल से कर रहा हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। क्यों, यूजर की ईमेल क्या होती है, हमेशा यूनिक होती है, सही है। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, सही है, पता वजह आ गया, पता लगेगी क्यों। अच्छा जी, ईमेल हो गया, और क्या होगा भाई इसका, पासवर्ड होगा, थोड़ा भाई स्पीड में करते हैं जरा काम, पासवर्ड भी भाई क्या है इसकी टाइप, स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग होगा ना पासवर्ड भी, अरे भाई नंबर भी लोगे तो भी स्ट्रिंग ही होगा वो, इनपुट टाइप्स नहीं है ये, सही है। नेम ईमेल पासवर्ड यूजर की और क्या डिटेल होती हैं, उसका फोन नंबर होता है, फोन नंबर भी ले लेते हैं भाई, फोन, अब अपने हिसाब से स्कीमा सेट करो कि आप जो जो आपको चीज़ चाहिए, फोन नंबर क्या होता है, स्ट्रिंग होता है ये भी, स्ट्रिंग की हर जगह काम है, स्ट्रिंग होता है। हाँ हाँ तो डिपेंड है ना डेटा के ऊपर आपके, होता है बूलियन भी होता है, नंबर भी होता है, तो यहाँ नंबर लिख दूंगा। अल्लाह के बंदे, आप मुझे ये बताओ जब आप इनपुट से डेटा उठाओगे
फोन नंबर का नंबर जो है नंबर वो एक सिंगल चीज होगी। सर तो सुनो 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 एक इनपुट में तो नंबर ही वो होगा ना। मिनट, एक सेकंड सबर करो, चेक कर लेते हैं। सर तो इस तरह नंबर कहाँ पे काम आता होगा? एज में, हाँ एज में कहाँ? एज भी होती है एज में तो सर एक सेकंड सबर करो, अरे भाई सबर कर लो अल्लाह के एज बंदे। में से 2 नंबर आ सकते हैं। अनडिफाइंड टाइप ऑफ भाई चेक कर लेता हैं। सर नंबर ही होगा। इसका स्ट्रिंग आएगा। नहीं, नंबर आ रहा है, सही है, तो इसको नंबर ले सकते हाँ, हैं। सर नंबर होगा और एज भी है। सही है, एज में भी नहीं डालना है, फोन नंबर डालना है इसका, बस सही है। तो इसको आप क्या ले सकते हो यहाँ पे, कोड मंगवा सकते हैं हम, वो जो गेट कोड आता है। कैट कोड। जब नंबर हम एंटर करते हैं तो कंपनी की तरफ से कोड आता है ना हमें लॉगिन करने के लिए। सर वो भाई वो अलग चीज़ है, उसको छोड़ दो, रिक्वायर्ड नहीं रख रहा है इसको मैं। सही है, फोन नंबर क्या रखना है, रिक्वायर्ड रख देना। चलो फोन नंबर तो रिक्वायर्ड रखेंगे। नंबर तो कुछ नहीं होता, एड्रेस का है। रिक्वायर्ड कर देना, आपकी मर्जी है, जिसको आप रिक्वायर्ड करना चाहे रख सकते हैं, नहीं रख सकते, मर्जी है आपकी। ठीक है चलो मैं हटा देता हूँ, ऑप्शनल ऑप्शनल के लिए क्या करें? बस जो नहीं है इसका मतलब वो ऑप्शनल है। देखिए खाली छोड़ेंगे तब भी ऑप्शनल है। एक और तरीका है कि आप यहाँ कह रहे हैं रिक्वायर्ड को फॉल्स कर दें, ये भी ऑप्शनल का तरीका है। सही है, लेकिन अभी इसको हम ट्रू ही कर देते हैं फिलहाल के लिए। अब एक ऑप्शनल रहने दो, मजा क्या आएगा इसमें। डिफरेंट पता चलेगा ना कुछ नोटिसेबल होगा। एक फील्ड हमारे पास एक स्टैंडर्ड होता है, बैकएंड जब भी डेटा स्कीमा बना रहे होते हैं उसका एक स्टैंडर्ड होता है। हम एक फील्ड डालते हैं यहाँ पे जिसका नाम होता है क्रिएटेड अंडरस्कोर ऑन। बता रहा हूँ ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड है डेटाबेस का कि आप जब भी आपके डेटाबेस को हिट करेगा ना तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि भाई बंदे ने किस डेट को हिट किया था, क्या टाइम था उस वक्त। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जगहों पे काम आ सकती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ यार ये डेटाबेस है ना, इसको सॉर्ट करो, एंट्रीज को डेट वाइज सॉर्ट कर दो, आप इस फील्ड को पकड़ के सॉर्ट कर सकते हो। और भी बहुत सारे काम कर सकते हो आप इस फील्ड से। समझ में आ रही है बात, फिल्टर भी कर सकते हो। फिल्टर कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, मतलब मल्टीपल काम कर सकते हो इस सब चीज़ों से। तो एक ये स्टैंडर्ड है कि ये हम भिजवाते हैं, इसका और कोई पर्पस नहीं है। इसकी टाइप क्या होती है भाई, इसकी टाइप डेट होती है। सही है, और इसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम सेट करते हैं। अरे भाई डेट डॉट नाउ डेट डॉट नाउ। ब्लैक बॉक्स सही है, तो भाई ये आपका एक स्कीमा इस तरह सेट होता है। बन गया स्कीमा। अब ये हमने स्कीमा तो बना लिया, इसको पूरी कहानी को मैं स्टोर करवा दूंगा एक स्कीमा नामी वेरिएबल के अंदर। सही है, स्कीमा से पता लगे स्कीमा है, नाम मीनिंगफुल रखना है आपने। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करते हैं हम यहाँ पे भाई, मॉन्गूस हम ऑलरेडी उठा चुके हैं। मॉन्गूस डॉट मॉडल, हम मॉडल बनाया ना, ये मॉडल के अंदर लिखवाया था आपको, मॉडल के अंदर स्कीमा होता है। मॉडल आपसे दो चीजें लेता है, एक नाम और एक स्कीमा। इस स्कीमा का कोई नाम रखें आप, वो आपसे कह रहा है भाई ये यूजर के लिए कहानी चल रही है, यूजर डेटा तो मैं इसका नाम रख देता हूँ यहाँ पे यूजर डेटा यूजर्स। ठीक है, और इसके अंदर अपना क्या पास करेंगे आप, जो स्कीमा आपने बनाया ये पास कर देंगे। ठीक है इसको मैं स्टोर करवाता हूँ एक वेरिएबल के अंदर, इसका नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर मॉडल। इसमें आपने बोला मल्टीपल आते हैं। देखो मॉडल है, हाँ मॉडल के अंदर मल्टीपल स्कीमा आप बनाओगे, ये मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। सही ये एक मॉडल, अच्छा देखिए मैं अभी यूजर से डील कर रहा हूँ, मेरे ये मॉडल का फोल्डर है, इसके अंदर मल्टीपल स्कीमा की फाइल हो सकती है, ये बता रहा था मैं आपको। इस फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर मल्टीपल स्कीमास आप बना सकते हो। सही अब किस क्या सिनेरियो होगा भाई मल्टीपल का, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यूजर का सारा लॉगिन डील कर रहा हूँ तो उसके लिए ये वाला स्कीमा चल गया।
आगे जाके मुझे अपनी प्रोडक्ट पे काम करना है, कोई प्रोडक्ट का कोई टाइटल होगा, उसकी इमेज होगी, जो भी है, तो उसके लिए क्या बनाया प्रोडक्ट स्कीमा। सही है। फिर मुझे और मल्टीपल कुछ काम करना पड़ा तो उसके लिए डिफरेंट स्कीमा। तो एक मॉडल के अंदर मल्टीपल स्कीमास बन सकते हैं, लेकिन एक स्कीमा का एक ही मॉडल होगा, वही एक स्कीमा का एक ही मॉडल होगा। एक्शन रिड्यूसर वाला सीन है। एक्शन एक होता है, रिड्यूसर्स मल्टीपल होता है रिडक्स में। उल्टा बोल दिया तुमने, हाँ वही मतलब सीधा मिला लो जो मिलाना है, लेकिन बहरहाल एक स्कीमा का एक ही मॉडल होगा। मेरे हिसाब से एक अपनी सेपरेट मॉडल की फाइल नहीं होनी चाहिए थी। ये रही ना। ये तो फोल्डर है ना, इसके अंदर स्कीमा आ रहा है, स्कीमा के अंदर ही मॉडल। नहीं नहीं, अभी पहले पूरा देख लो ना क्या कहानी चल रही है, अभी पूरा नहीं हुआ, ये अभी और है इसमें चीज़ें। सही है, ये बन गया यूजर मॉडल। अब इसको करवाना है मुझे एक्सपोर्ट। भाई नोड जेएस में एक्सपोर्ट कैसे होता है, किसी को पता है? अरे भाई ये एक्सटेंशन बताया था एक तो, सर पता है मॉड्यूल भाई बंद करना पड़ेगा इसको। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू यूजर मॉडल। इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। बंद करते हैं। इसको बंद कर देता हूँ भाई अभी थोड़ी देर में। सही है, नोड जेएस के अंदर या ES5 के अंदर एक्सपोर्ट करवाने का ये तरीका होता है। मॉडल एक्सपोर्ट हो गया। अब भाई यहां से इसको मैंने उठाया, कॉपी, सेव किया नोड जेएस के अंदर या नोड जेएस या ES5 के अंदर। ES5 वैसे नोड जेएस नहीं बोलूंगा मैं, ES5 बोलूंगा कि नोड जेएस के अंदर मैं ES5 ही तो यूज कर रहा हूँ। तो ES5 के अंदर इस तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, रिक्वायर के थ्रू इंपोर्ट होता है और इसके जरिए एक्सपोर्ट होता है। सही। क्लियर है यहाँ तक? आगे चले। अब भाई मुझे भिजवाना है डेटाबेस पे डेटा। डेटाबेस पे डेटा कैसे आता है? सबसे पहले तो भाई आप मुझे बताएं, पोस्ट की एपीआई है, इसके अंदर फ्रंट एंड से क्या आ रहा होगा, रिक्वेस्ट आएगी। रिक्वेस्ट में क्या होगा, रिक्वेस्ट में भाई मुझे पूरे पोस्ट की एपीआई है तो यूजर क्या कर सकता है, बॉडी भेज सकता है। उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, नेम होगा, ईमेल होगा, पासवर्ड होगा, फोन नंबर होगा, ये 4 चीजें होंगी। ऐसी है। ठीक है सर। तो भाई मैं क्या करता हूं, सबसे पहले हम इसको बॉडी को यहाँ पे लेके आते हैं पहले तो, फिर आगे डेटाबेस की कहानी करेंगे। पहले बॉडी तो पहुंचाए सर्वर तक। सही है भाई, नींद तो नहीं आ रही किसी को? लाइटें वाइटें खोल लो, नींद आ रही है तो सोना नहीं है। सही है सर। अच्छा भाई, पोस्टमैन पे आता हूं मैं। अच्छा खुला हुआ है ऑलरेडी शायद। सही है, यहाँ पे हमारी सी रिक्वेस्ट के अंदर हम बनाते हैं एक, कौन सी रिक्वेस्ट, पोस्ट की रिक्वेस्ट बनाते हैं। यहाँ आता हूं मैं, ये इसी को कर लेते हैं एडिट, इसी को पोस्ट कर रहे हैं। इसी को कर लें, इसका करना ही क्या है। इसी को कर लेते हैं। हाँ चलो, अच्छा पूरा बना है माशाल्लाह डेटा। सही है, अभी हमारा आपको पता है क्या होता है, पहले HTTP लिखते हो, लोकल होस्ट जो आपकी पोर्ट है वो लिखोगे, /API/यूजर, ये एपीआई मेरी, ये एपीआई मेरी, ठीक है। अब बॉडी में रख के भेजूंगा डेटा। भाई यूजर का नाम आ गया, यूजर की ईमेल आ गई, और अब कोड्स के बजाय क्या रख दूंगा मैं, पासवर्ड नंबर। एक पासवर्ड रखूंगा सबसे पहले तो यहाँ पे मैं। अच्छा याद रहे ये चीज कि जो आपने यहाँ कीज रखी हैं वही, यानी जो कीज आपकी स्कीमा के अंदर है ना, वही कीज आनी चाहिए आपके पास गेट होके सर्वर पे। भाई फ्रंट एंड से बंदा कुछ भी भेजे, लेकिन सर्वर के ऊपर आपके पास क्या आनी चाहिए, कीज वही होनी वही कीज आनी चाहिए जो आपने स्कीमा में डिफाइन की है। अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बात लग रही होगी आपको। भाई फ्रंट एंड से तो कुछ भी भेज सकता है, वो फ्रंट एंड मेरे हाथ में थोड़ी है, फ्रंट एंड तो यूजर के हाथ में, वो कुछ भी रख के भेज सकता है डेटा। या तो फिर आप बोलोगे अच्छा डेवलपर सेटिंग बनानी पड़ेगी, मुझे डेवलपर को बताऊंगा जाके मैं कि अच्छा यार तुम ना ये वाली कीज रखना जाके, ऐसा भी लोग करते हैं। लेकिन भाई हम एज अ बैकएंड डेवलपर, वन मैन आर्मी होता है, वो बोलेगा भाई मैं फ्रंट एंड वाले पे क्यों डिपेंडेंसी रखूँ, वो कुछ भी भेजे आगे, मेरे पास वो कमांड होनी चाहिए कि वो वहाँ से फॉर्मेट कुछ भी आ रहा हो, मैं उसको कन्वर्ट करके उसी में भेजूंगा जो मेरा स्कीमा चाहता है। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी। यहाँ पे नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, ठीक है। पासवर्ड मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लग देता हूँ भाई, यहाँ पे एहतिशाम 1 2 अकरम 1 2 3। सही है, ये पासवर्ड हो गया। अब यहाँ से मुझे क्या भेजना है, नंबर। अच्छा मैंने अभी, अगर इत्तेफाक की बात है, मैंने यहाँ स्कीमा को अगर मैं देखूँ अपने तो नेम ईमेल पासवर्ड वही रखा हुआ है, लेकिन अब मैं फ़ोन को वो नहीं रख रहा, फ़ोन को मैं चेंज कर रहा हूँ। नंबर कर दे। कैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, मोबाइल नंबर नंबर, मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पर। सही है भाई, फ्रंट से कुछ भी आ सकता है आपके पास। अब देखो ये मुझे देगा एरर यहाँ पे,
इसलिए मैं इसको स्ट्रिंग ले रहा था। सर नहीं, आप इसको स्ट्रिंग के अंदर आप डालें जब ना वहाँ सर। पे बनाएंगे तो इनपुट में तो उसने नंबर की फील्ड दी हुई होगी ना। जो फ्रंट एंड डेवलपर होगा उसने नंबर को सर तो तो नंबर आपने ही नंबर रखा को हुआ भी होगा। स्ट्रिंग में रखेंगे ना सर। हाँ चलो अभी फिलहाल इसको स्ट्रिंग रखते हैं। ये तो यहाँ पे एरर दे रहा है, फॉर्म पे थोड़ी देगा। नंबर यार इधर फिलहाल इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ज़रा यहाँ पे मैं बोलूँगा भाई कि तुम्हारे पास कॉन्स्ट बॉडी इक्वल्स टू, कहाँ से मिलेगी बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। बॉडी को ज़रा मैंने कभी कंसोल करवा दो क्या पड़ा हुआ है। सही है, बंद में आ रहा है यहाँ तक। मैं आया यहाँ पे, मैंने अपनी बॉडी हिट किया सर्वर को, यहाँ पे रिक्वेस्ट करी मैंने यहाँ पे। अच्छा रिस्पॉन्स मैंने को भिजवाया ही नहीं है, तो इसलिए लोडिंग पे ही रहेगा, कुछ नहीं आएगा, लोडिंग पे रहेगा। लेकिन मुझे मेरा सिर्फ सर्वर पे काम है, यहाँ पहुँच जाता है। ये आ गया पूरा यहाँ पे मुझे, नेम मेल पासवर्ड मोबाइल नंबर। सबसे पहले भाई यहाँ पे हम लगाते हैं वैलिडेशन, जिसकी मैं बात कर रहा था कि सबसे वैलिडेशन लगती है सर्वर के ऊपर हमेशा। मैं बोलूँगा कि भाई यहाँ पे इसको ऊपर करो, यहाँ पे बॉडी से मुझे क्या मिल रहा है, ये नेम ईमेल पासवर्ड मोबाइल नंबर मिल रहा है, ठीक है। मैं बोलूँगा कि भाई अब ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जो है, बॉडी के बजाय अगर इसको मैं ऐसे उठा लूँ, नेम ईमेल पासवर्ड और मोबाइल नंबर, मुझे पता है इस फॉर्म में आ रहा है डेटा मेरे पास, सही है। सबसे पहले तो यार लगेगी कंडीशन, क्या कि भाई अगर नेम या ईमेल या पासवर्ड या मोबाइल नंबर, ये इम्पोर्टेंट लगा है लाजमी। ये नॉट है ना, ये फॉल्स है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये, सीएसएस में चला गया, तो ऊपर से आया भाई बिल्कुल। सीएसएस में पूछ लिया। तुम्हारे बैच, तुम लोग याद करो, तुम्हें बैच, तुम्हारे बैच को एक टास्क देता है मैंने शायद इस तरह के, इसका एक और अच्छा तरीका भी होता है, याद आ रहा है भाई। अब आपको एक टास्क दे रहा हूँ मैं सबको, क्या बात है सर, क्या मैंने ये लिखा है मैंने यहाँ पे, ये हाँ, सही है सर। नेम नॉट, ईमेल नॉट, पासवर्ड नॉट, इसका एक और ऑप्टिमाइज, ये भी सही है, इसका एक और ऑप्टिमाइज तरीका होता है। ये देखिए, अगर आप गौर करें, कोड डुप्लीकेशन हो रही है यहाँ पे, कोड डुप्लीकेट तो हो रहा है, सिर्फ फील्ड के तो फर्क है यहाँ पे, लेकिन कोड डुप्लीकेट हो रहा है। इसका एक और अच्छा तरीका होता है, वो आपने ढूंढ के लाना है, क्या है देखो ना, डुप्लीकेट तो हो रहा है, नेम नॉट, ईमेल नॉट, बस सिर्फ ये फील्ड्स का फर्क है, बाकी सारा कोड डुप्लीकेट हो रहा है। इसका एक और अच्छा तरीका होता है ऑप्टिमाइज तरीका, सही है सर, वो जरा ढूंढ के लाना है आपने। सर हम एपीआई को ही रख, एपीआई की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। एपीआई नहीं, मतलब जिसमें सारा डेटा रखा हो। तो ये पोस्ट लगा के अगर वो सारे name, input- comma सर ये लगा के सारे लाइन डायरेक्ट CRDB के पास लेके चले जाना, उसका बोलना और तरीके बता देंगे। हाँ हाँ, ढूंढो ढूंढो, ढूंढ के लाना है, मुझे बताना है। कल कल इतवार है, इतवार लेना यहाँ से वहाँ चले जाना। मतलब तुम बात सुनो अपनी, बोल के आ रहे हो कहाँ से मिलेगा। अबे भाई गूगल कर लो जाके, आप करके दिखाना। मतलब हद है। सवाल देखो, बैकएंड के मॉड्यूल में बैठे हो, कहाँ से मिलेगा। तो भाई घर पे रखा होगा, वहां से उठा के ले आना, ऐसी बातें कर रहे हो, अल्लाह माफ करे यार। सही है भाई, लैपटॉप बंद हो जाएगा आपका जल्दी। ये ढूंढ के लाना है आपने भाई। इस चार्ज पे लगाओ इसको, 6:30 तक ऑफ करेंगे क्लास। एक एटलीस्ट डेटा भिजवा के दिखाऊं आपको मैं। टेक्नो बंद हो जाएगा। तो 2 घंटे आराम से हो जाएगा। 3 घंटे में बेहोश पड़े हो गया आप लोग सब। नहीं सर, आप लेकिन सर समझ नहीं आएगा आखिरी का 1 घंटा का। सुपारी डाल के आना फिर मैं पे टेप लाऊंगा।
कीबोर्ड डाल देना मुझे। सर इसका भाई बैठा हुआ है पीछे, देखे बिल्कुल खामोश, और उसको देखे। सेट होने का पता भी नहीं है, कोई आया हुआ भी नहीं है। शेफर्ड इसका भाई है। आमदनी मिलती है इनके पास। ये कल पूछूंगा मैं सबसे, तरीका ढूंढ के लाना है आपने। देखें ये मैंने किया क्या है, बेसिकली मैं ये चेक कर रहा हूँ यहाँ पे कि इनमें कोई एम्प्टी डेटा तो नहीं आ रहा, नेम एम्प्टी या ईमेल एम्प्टी या पासवर्ड एम्प्टी या मोबाइल नंबर एम्प्टी, इनमें से कोई एक भी एम्प्टी अगर है तो मैं ये इफ वाला काम करवाऊंगा। मैंने कहा कि ये भी सही है तरीका, लेकिन एक इससे अच्छा तरीका होता है। सर्चिंग कर लो, थोड़े हाथ पाँव मार लो, तुक्के नहीं मारो बैठ के, सही है। तो अच्छा तरीका होता है, वो ढूंढ के लाना है आपने बस। अब वो चैट जीपीटी से पूछें, गूगल पे पूछें, स्टैक ओवरफ्लो पे ढूंढें, कहीं भी ढूंढें, सही है, ढूंढ के लाना है ये। अच्छा जी, मैंने क्या कहा कि भाई अगर कुछ भी है एम्प्टी इसके अंदर तो क्या करो, रिक्वेस्ट सर ये हो जाए थोड़ा थोड़ा आगे। रिक्वेस्ट डॉट एंटी वाला काम। हाँ जैसा हाँ रिक्वेस्ट नहीं, सॉरी, इसको एम्प्टी वाला नहीं, ये जो अच्छा बस यहाँ देख लो, अब घर पे आके ढूंढना, सही है। अगर भाई मैंने कहा कि कुछ भी अगर एम्प्टी आ रहा है, सबसे पहले तो मैं लाऊंगा वैलिडेशन कि भाई मैं नहीं चाह रहा कि डेटाबेस पे मेरा एम्प्टी डेटा जाए, बिना वजह मेरा डेटाबेस हिट हो। तो मैं क्या बोलूंगा पहले, अच्छा हमारी कोशिश क्या होती है कि हम, क्योंकि देखें डेटाबेस से जो एरर आता है ना वो पढ़ा नहीं जाता, वो बड़ा खतरनाक होता है, उसको आप देख के डर जाएंगे, अनरीडेबल होता है वो एरर, सही है। तो हमारी कोशिश ये होती है, बैकएंड डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये कि क्लाइंट साइड पे यानी कि फ्रंट एंड के ऊपर ऐसे एरर जाएं जो कि मीनिंगफुल हो, जिसको पढ़ के यूजर को समझ में आया अच्छा यार कि मसला क्या है, सही है। हम नॉर्मली हमारी जो बंदा एपीआई बनाता है ना, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो नॉर्मली कोशिश ये करता है कि यार जो मेरे एरर्स है ना वो मीनिंगफुल रहे, और डेटाबेस से जो एरर आता है वो मीनिंगफुल नहीं होता, तो इसलिए हम कभी भी वो एरर नहीं दिखाते यूजर को। हम क्या करते हैं, इंटरनल सर्वर एरर 500 रिस्पॉन्स नॉट फाउंड, इस तरह के डेटा एरर दिखा रहे होते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा चीज़ें ना अपने हाथ में रखें। अब अगर आप मुझे बताएं मैं ये चेक नहीं लगाता, मसला नहीं लगाऊं, मैं एरर प्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पे खुद से, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ ना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये करूंगा, मैं बोलूंगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहाँ से क्या करो, ये भिजवाओ उसको, यहाँ पे एक मैसेज भिजवाओ, इसमें स्टेटस का काम नहीं है सर। नहीं स्टेटस क्यों आएगा इसके अंदर, क्या बोलेंगे इसको, रिक्वायर्ड फील्ड आर मिसिंग, सही है। अब ये मेरा खुद का बनाया हुआ एरर है, तो ये एरर रीड करना आसान है यूजर के लिए, उसको पता है कि भाई मसला क्या हो रहा है। तो हमारी कोशिश ये होती है, बैकएंड डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर मैं चेक ना लगाऊं कोई मसला नहीं है, यूजर को तो फिर भी एरर मिलेगा, क्योंकि ये खाली, अगर उसने एक भी फील्ड खाली कर दी इसमें से, ये सारा डेटा उनके डेटाबेस के पास जाएगा, तो बोलेगा अच्छा भाई मुझे तो ये इन्फॉर्मेशन मिली है मेरे स्कीमा से कि 4 फील्ड है और 4 के 4 रिक्वायर्ड है, तो हमारे पास 3 है, एक एम्प्टी है, तो निकल जाओ बाहर, एरर प्रोड्यूस कर देगा। अब वो जो एरर होगा ना वो फिर डायरेक्ट यूजर को दिखेगा, जो कि हम कभी भी नहीं चाह रहे होते कि यूजर को दिखे हुआ एरर, वो रीडेबल नहीं होता एरर, अजीब सा एरर होता है बहुत, कि उसको पढ़ के डेवलपर को समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या कह रहा है, तो यूजर को कहाँ समझ में आएगा, वो तो नॉन टेक्निकल है, सही है। तो हम क्या करते हैं, कोशिश हमारी क्या होती है कि क्लाइंट साइड, ये सारे इंटरव्यूज में सवाल होते हैं भाई, इंटरव्यूअर ये पूछता है कि आप एपीआई बना रहे हो तो आपका क्या सिनेरियो होगा, आप किस तरह एरर्स को किस तरह डील करोगे, यूजर को कैसे अपने आप वो रखोगे कि भाई यूजर को मसला ना हो काम करने में, तो ये आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। तो भाई मैंने कहा अगर एम्प्टी है कुछ भी एक इसमें से, तो क्या करो, उसको यहीं से रिस्पॉन्स और जेसन भिजवाओ, भाई मैसेज भिजवा दो उसको, यहाँ पे क्या करवा दो उसको, और रिटर्न करवा दो, सही है। और अगर ऐसा नहीं है, नीचे कब आएगा वो, जब ये इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होगी, इसका मतलब सारे उसने कुछ ना कुछ लिखा है उसके अंदर, तो यहां पे आके मुझे क्या करना है, सेंड डेटा ऑन डीबी, यहां डेटाबेस की लॉजिक लगेगी आप। अब डेटाबेस में डेटा जाता कैसे, डेटाबेस में डेटा जाएगा इस तरीके से भाई, आप अब बुला के लाओगे अपने मॉडल को, कैसे, अच्छा मैं एक चीज पहले आपको इसको टेस्ट करवा के दिखाता हूं। मैं यहां आया और अभी यहां बोलूंगा भाई वरना क्या करो, रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दो
ऐसे ही मैं हार्ड कोड करवाता हूँ यूज़र एडिट, सही है, ताकि पता लग जाए कि डेटाबेस में डेटा सही आ रहा है नहीं आ रहा। हिट की मैंने एपीआई यूज़र एडिट, सही है, मैंने एक भी फील्ड यहाँ से एम्प्टी कर दी, कट किया इसको मैंने यहाँ से, मैसेज आ गया रिक्वायर्ड फील्ड आर मिसिंग, सही है। तो ये तो प्रॉपर चल रहा है यहाँ पे। यहाँ से आता हूँ, अंडू करता हूँ इसको दोबारा। अब देखें मेरे डेटाबेस तक मेरी लॉजिक को पहुँचने नहीं देगा, ये ब्रेक कर देगा सर्वर के ऊपर ही। डेटाबेस सिक्योर हो रहा है मेरा, जा ही नहीं पा रहा डेटाबेस के ऊपर। तो हमारी कोशिश ये होती है कि डेटाबेस को कम से कम रखें, फ्रेंड से रिलेशन कम से कम रखें उसका, सर्वर ही सारे काम करे, क्योंकि ये बहुत सिक्योर काम होता है। डेटाबेस को डायरेक्ट आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस में नहीं भेजते, बहुत सिक्योर होता है ये। तो हमारी कोशिश ये होती है कि सर्वर ही सारे काम खुद हैंडल करे। अच्छा भाई, अब मुझे पता है कि यार ये नीचे इफ के नीचे सिर्फ और सिर्फ जब आएगा जब सारी डिटेल्स फिल होंगी। अब यहाँ पे कैसे डेटाबेस में डेटा जाएगा? आप सबसे पहले उठाओगे अपने स्कीमा, जो आपका मॉडल है, यूजर मॉडल, सही है। इस एपीआई का ताल्लुक इसी मॉडल से है ना, या किसी और मॉडल से होगा? इस यूजर के मॉडल से होगा, यूजर भी लेके आ रहा हो तो इसी से ताल्लुक होगा इस एपीआई का। मैं लिखा भाई यूजर मॉडल, पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये हो गया इंपोर्ट। यहाँ पे कहाँ है भाई, ये रहा, सही है। हमारे पास अब यहाँ पे फंक्शन होता है एक mongoose का। अगर आप डेटाबेस में डेटा भिजवाना चाह रहे हो तो इसका नाम होता है यहाँ पे यूजर मॉडल डॉट क्रिएट। कभी कभी सेशन नहीं देता, VS कोड का मसला ये, सही है। क्रिएट ही होता है ना भाई, देख लूँ। जीएस में भी इंपोर्ट होते हैं, और जैसे किया हुआ जीएस में होते हैं, तो JS में ही होते हैं इंपोर्ट, और कहाँ होता है? रिएक्ट में देखा रिएक्ट में नहीं होते, वो जावास्क्रिप्ट का ही टॉपिक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जावास्क्रिप्ट में होता है, हम रिएक्ट में भी चला रहे होते हैं, कहीं भी चला सकते हो उसको। फिर हम भाई तुम लोग के सवाल ना बड़े खतरनाक लग रहे हैं मुझे, मैं से वाहियात सवाल कर रहे हो। जावास्क्रिप्ट में होता है, जावास्क्रिप्ट की फाइल में कभी किया नहीं है। कभी किया नहीं, मुझे पता ही नहीं किया होगा कभी, लेकिन होता है। सही है। अच्छा जी, यूजर मॉडल डॉट क्रिएट, ठीक है। क्रिएट के अंदर आप क्या करते हो भाई, क्रिएट आपसे एक ऑब्जेक्ट लेता है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, आपका वो डेटा जो आप सेव करवाना चाह रहे हो। अब इसको भाई मल्टीपल लोग काम करने का डिफरेंट तरीका होता है। कुछ लोग यहीं पे ऑब्जेक्ट बना के भिजवा देते हैं, कुछ लोग और तरीके। अभी आपके ऊपर बस आपका टारगेट क्या है कि जो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ से मिल रहा है बॉडी वाला, इसको आपने भेजना है। अब अगर मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, क्योंकि मुझे पता है नीचे सिर्फ कब आएगा ये, जब ये सारी चीज़ें सही होंगी। तो एक तरीका तो ये कि मैं डायरेक्टली ऐसे भेज दूँ, मुझे पता है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आ क्या रहा है, चेक करो, रिक्वेस्ट बॉडी में आ रहा है मेरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऐसे ही है भाई। सर्वर लॉग दिख रहा है सबको। तो एक तरीका क्या है, मैं इसको डायरेक्ट उठा के ऐसे भेज दूं, यहाँ पे भेज सकता हूं, लेकिन एक मसला है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में यहाँ पे वो सारी फील्ड वो नहीं है जो मेरे स्कीमा में है, सर। फील्ड है डिफरेंट, और हो सकता है बिल्कुल पॉसिबल है, ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है ये। तो भाई अब क्या करें, अब यहाँ पे चलती है आपकी जावास्क्रिप्ट की लॉजिक्स। आप मुझे बताएं मैं क्या करूं, मुझे इसको फील्ड को चेंज करके भेजना है। मतलब सर आप चाह रहे हैं इसकी मोबाइल नंबर को मुझे ये फोन बना के भेजना है आगे, तो आप मोबाइल नंबर को उससे मिला देंगे, किससे मिला देंगे? अपना हमारी जो चौथी फील्ड है। तो कैसे मिलाएंगे, वही तो पूछ रहा हूँ। वेरिएबल में स्टोर करवा के उसको इक्वल करते हैं। ये हो सकता है। देखो सबसे आसान तरीका, आप यहाँ आओ नीचे, जो भी काम करोगे इस कमेंट के बाद करोगे। आप यहाँ बनाओ भाई कॉन्स्ट, अच्छा इसको कहते हैं मॉडिफिकेशन। अब आपने एग्जिस्टिंग डेटा में मॉडिफिकेशन करनी है कुछ, उसका सबसे आसान तरीका क्या है, आप यहाँ पर आओ, obj2 send के नाम से बनाओ एक वेरिएबल। इसको जो लोग इंडस्ट्री प्रैक्टिस से बता रहा हूँ मैं आपको, वो बन गया। अब मैंने बोला कि भाई क्या करो, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी उसको बाहर में ऑब्जेक्ट आ रहा है, सारी की वाली पर बाहर निकाल लो, सारे बाहर आ गए। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं ये लिखूं या मैं ये सारी चीज़ उठा के लिख दूं, एक ही बात है। सही है, ऐसा ही है। सही है। अब यहाँ पे आके बस मुझे किसको अपडेट करना है, फोर्थ वाले मोबाइल नंबर को। तो मैं बोलूंगा कि भाई मैंने किस नाम से बनाया हुआ है, फोन के नाम से बनाया हुआ है। नाम से बनाया। तो मैं बोलूंगा कि भाई फोन को बस अपडेट कर दो यहाँ पे
किस नंबर से? तो ये समझे? अब इसमें कोई आपकी नोड वोड की नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं, आपकी जावास्क्रिप्ट की नॉलेज रिक्वायर्ड है। आपको जावास्क्रिप्ट में एरे ऑब्जेक्ट से खेलना आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बैकएंड के अंदर भाई प्योर लॉजिक चलती हैं सिर्फ। सर्वर इसके बीच में कॉलन है, कॉलन क्या? फोन ऑब्जेक्ट है ना। मोबाइल नंबर। देखो फोन, इसको जरा कंसोल करवाओ। अभी तक समझा नहीं आई थिंक कोई तो क्या किया है मैंने ये लास्ट वाली लाइन नहीं समझ आई, मतलब उसको कैसे पता है कि फोन को हमें मोबाइल नंबर के बराबर करना है? सिंपल की वैल्यू दे दी बस मैंने ऑब्जेक्ट की तरह। ये देखो कंसोल देखो, पहले कंसोल चेक करो। मैं यहाँ आया, सही है, मैंने हिट करी एपीआई, बन गया वही डेटा, बल्कि नहीं फोन नंबर नहीं आ गया। ऐड हो गया, सही 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 सही, ओके ओके ओके, समझ गया मैं। हमें उसको रिमूव कराना पड़ेगा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। यहाँ पे फिर आप इस तरह कर सकते हो। अच्छा वो मुझे देखा नहीं कि वो वहाँ से आ रहा है। तो एक तरीका फिर इसका यूँ है कि आप क्या करो, यहाँ पे नेम, ईमेल, पासवर्ड और ये, सर अब दिखाइए। सही है। अब आई थिंक आ जाएगा। हिट करिए एपीआई, सही। नहीं, ये सीन क्या हुआ? जावास्क्रिप्ट से लॉजिक बनाइए, बस मैंने डेटा बनाया। देखो भाई क्या हुआ है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, नहीं होगा सही। जूम हो सकता है। सही है, ये देखें आ गया डेटा आपका बन के। भाई सिंपल कुछ भी नहीं किया है, जावास्क्रिप्ट से बस डेटा बनाया है मैंने। मुझे आपको ये पता होता है कि मुझे भिजवाना क्या है। मुझे भिजवाना है कि भाई नेम हो, कीज़ की बात बता रहा हूँ, नेम, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, ये सारी कीज़ होनी चाहिए। मेरे पास कीज़ क्या थी? मोबाइल नंबर की कीज़ थी मेरे पास। तो मोबाइल नंबर जब जाएगा आके तो वो मिलेगा नहीं, मुझे एरर थ्रो कर देगा डेटाबेस से। सही है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने क्या किया, उस सारी कीज़ को सेम रखा और इस तरीके का डेटा बनाया। बस मैंने जावास्क्रिप्ट का काम चाहिए, बस मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। जावास्क्रिप्ट को तो डेटा बनाया। सर ये जो आप कह रहे हैं मोबाइल नंबर हमने एंटर किया होता है ना डेटाबेस में, तो वहाँ कोई फ्रंट एंड में फोन लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है, कि वही तो। उसको चेंज करने के लिए चेंज करने के लिए किया है तो अगर मैंने। फ्रंट एंड होगा, हमें हम फोन यहाँ पे लिखते हैं, जैसे फोन से आपने किया, ये हो गया, रिप्लेस हो जाएगा। मोबाइल नंबर रिप्लेस हो चुका है फ़ोन से अब। ठीक है, अगर फ्रंट एंड वाला कोई और ही डाल देगा फिर देखो वो जो भी डालेगा, हमें एटलीस्ट फील्ड पता होंगी क्या है, हमें फील्ड पता होंगी क्या है। क्योंकि देखो बॉडी मिल जाएगी ना सर्वर पे, ये नहीं कि आपको कान में आके बताएगा वो कि भाई मैंने ये फील्ड डाली है। कुछ भी डाल दे वो। अरे सर्वर पे ये आ रहा है भाई, ये रिक्वेस्ट आ रही है सर्वर पे, मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कंसोल कर लूंगा। मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को कंसोल करूंगा। मैं जानता ही नहीं फ्रेंड वाले को, फ्रेंड वाला कौन है मुझे पता ही नहीं है, कुछ भी हो मेरे पास। मैं इसको जानता हूँ कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो डेटा आएगा ना, मैं उससे पहचानूंगा कि क्या फील्ड डाली है उसने। अगर तो उसने वही फील्ड डाली है जो मेरी स्कीमा की रिक्वायरमेंट्स थी, तो मुझे ये सारे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा बहुत कम होता है। फ्रेंड वाला अपनी मर्जी चलाता है भाई, वो बोलेगा भाई मैं क्यों जाऊँ डेटाबेस वाले को, मैं तो अपना काम करूंगा। तो बैकएंड वाला इसलिए डील करता है चीज़ें सारी है। और कैसे डील करेगा भाई, वो उससे पूछेगा थोड़ी कान में जाएगी तुमने क्या फील्ड डाली है, बोलेगा भाई मैं इसको जानता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मैं कंसोल कराऊंगा, मुझे पता लग जाएगा क्या डेटा आ रहा है यहाँ पे। समझे? सर वो जो डाटा डालता है उसी डाटा का बना ले बिल्कुल सेम है, देखो आप फ्रेंड वाले में डिपेंड थोड़ी रहोगे। तो वो बना के देगा तो हम आगे काम स्टार्ट करेंगे, हम अपना नहीं, यही तो ऐसा नहीं होता। एक प्रोजेक्ट है, आप ये समझ लो कि ऐसा होता है पहले पूरा फ्रंट एंड बनेगा फिर बैकएंड बनेगा। नहीं, जाहिर सी बात नहीं है ना ये। जो चीज नाम रखेगा हमने फिर वही डेटाबेस। आप अपने हिसाब से बैकएंड बनाओगे पूरा, फ्रेंड वाला कुछ भी करता रहे, वो तबाही मचा दें वहाँ पे, आपको उससे गर्ज नहीं है कोई। आप अपना काम पूरा कर लो। जब फ्रंट तैयार होगा ना, आप जावास्क्रिप्ट की लॉजिक से खेल के उसको मॉडिफाई करोगे। ये थोड़ी आप वेट थोड़ी करोगे उसके बैठ का। भाई अगर 1 साल की रिक्वायरमेंट, 1 महीने की रिक्वायरमेंट है किसी प्रोजेक्ट की, भाई फ्रेंड वाला आपका 8 महीने खा गया। सॉरी, 1 साल की रिक्वायरमेंट है किसी प्रोजेक्ट की, फ्रेंड वाला आपका 8 महीने खा गया, आपके पास 3 महीने, तो आप 3 महीने में पूरा तैयार कर लोगे बैकएंड? कभी भी नहीं कर सकते आप। मतलब आप कह रहे हैं हम भी बैकएंड अपना तैयार रखेंगे, वो अपना front भाई end। दोनों काम साथ स्टार्ट होता है। तो ये काम सिर्फ बाद में रिप्लेसमेंट करने के लिए बाद में आप पता है क्या करते हो, ये जो पोस्टमैन टूल पढ़ा रहा हूँ ना आपको मैं, इसकी वजह है। वरना मैं चाहता हूँ मैं डायरेक्ट इतनी लंबी करता ही नहीं, मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन बनाता, रिएक्ट की वहां से करवाता, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। बैकएंड वाला ये डमी डेटा बना के काम करता है, जैसे मैं कर रहा हूँ।
अब मुझे नहीं पता फ्रेंड पे क्या डेटा आएगा क्या नहीं आएगा, मैंने अपने हिसाब से एक डमी डेटा बनाया, मैं बोलूँगा भाई मुझे ये डेटा मिलेगा बस, अब वो फॉर्म से मिले कोई हवाई जहाज से मिले मुझे परवाह नहीं है, मुझे ये पता है भाई ये मिलना है मुझे भाई। सही। मैंने एक स्टैटिक बनाया था रिस्पॉन्स और अपना काम शुरू कर दिया मैंने। ये होता है बैकएंड वाले की मेंटेलिटी, वो वेट नहीं करता किसी का, वो बोलेगा भाई फ्रेंड वाला 1 साल लगा है 2 साल लगा है, मैं अपना काम तो स्टार्ट करूँ। और कैसे स्टार्ट करेगा भाई, सवाल बहुत अच्छा है इसका कि वेट नहीं करेगा बैकएंड वाला बंदा, वो अपना स्टैटिक रिस्पॉन्स बनाएगा, पोस्टमैन जब भी दिया हुआ है, ये टूल है फ्रंट एंड के लिए, फ्रंट रेडी नहीं है, आप इस पर अपना डेटा बनाओ और काम स्टार्ट करो, एपीआई बनाना शुरू करो। सर ये पूछूं जो आखिरी वाली फील्ड है, जो फोन को फोन नंबर से रिप्लेस किया है, तो वो बाद में करेंगे ना? बाद में करोगे वो काम, वो तो उस टाइम बनाते हुए नहीं करेंगे सर, हम बाद में करेंगे, ठीक है मैं पूछता हूं। यही है, आप बस यहाँ से पहचानोगे, आप इसको जानते हो, आप फ्रेंड को नहीं जानते, आप इसको जानते हो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में क्या आ रहा है। सही है, क्लियर हो गया, कोई सवाल यहाँ तक? अब भाई हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हो गया जाने के लिए, सही है। अब मैंने मॉडिफाई भी कर दिया इसको, और मॉडिफाई का मैंने कंसोल भी कर लिया, ये यहाँ पे आ रहा है कंसोल में वही डेटा पूरा जो भिजवाना चाह रहा हूँ मैं। अब मुझे लग रहा है एक इशू आएगा फ़ोन नंबर का कि हमने इसको स्ट्रिंग रखा हुआ है और ये वहाँ नंबर डिफाइन हुआ हुआ है। बहरहाल चलो देखते हैं जो भी है, एरर मिल जाएगा हमें। सर यहाँ नहीं चेक कर सकते इसकी? यहाँ तो स्ट्रिंग ही है, यहाँ तो दिख रहा है ना, मुझे यहाँ से देख सकता हूँ मैं, इसको स्ट्रिंग आ रहा है। फ़ोन नंबर वैसे जहाँ तक मुझे पता है ना स्ट्रिंग ही रखता है, नंबर नहीं रखता। मेरे फ़ोन नंबर में बहुत सारी चीज़ें होती है, प्लस भी होता है किसी में, 0 नहीं होता, +92 से नंबर स्टार्ट हो रहा होता है, तो फ़ोन नंबर स्ट्रिंग ही रखा जाता है। सर लेकिन कभी कभी अगर आप प्लस डालो ना, डिफाइन क्या होता है? प्लस नहीं। सर अगर प्लस डालो ना वो भी हाँ नंबर एरर ही दे लेता है। देता है आपको। नहीं मैंने जावास्क्रिप्ट में देखो वो नंबर ही लेता था प्लस को भी। ई एक ई होता है मेरे ख्याल से, हाँ ई को नंबर लेता ई को नंबर लेता है वो। लेता तो है, लेकिन अब पता ही ना कि डेटाबेस के अंदर क्या कहानी जाए, चलो देखते हैं, खैर बहरहाल लो जो भी है। अच्छा भाई अब यहाँ क्या करूँगा, सिंपल मैं डेटा बना चुका हूँ अपना मैं, और यहाँ पे पास कर दिया मैंने। अब भाई ये यूजर मॉडल डॉट क्रिएट, क्योंकि डेटाबेस पर कहानी जाएगी, टाइम लगेगा, तो क्या होगा, एक रिटर्न करेगा आपको एक प्रॉमिस। अब इसको और अच्छे से समझना है आपने, डॉट देन और एक डॉट कैच। ये जो देन है, याद रखिएगा इस बात को, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। ये देन जब चलेगा जब डेटाबेस से सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आएगा। कहाँ से बोला मैंने? डेटाबेस से। ये कैच उस वक्त चलेगा जब डेटाबेस से कोई एरर आएगा। लोग एरर में कंफ्यूज होते हैं, वो बोलेंगे, वो समझते हैं कि ये सर्वर का एरर है, कैच सर्वर का एरर नहीं है, डेटाबेस का जब एरर आएगा ना, ये उसका कैच है। सही। सही है, तो देन में आते हैं भाई, यहाँ मुझे क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा, सही है, और यहाँ मुझे कोई एरर मिलेगा अगर मिला तो। सही है भाई, मैं क्या करता हूँ, ज़रा कंसोल करवाता हूँ, अभी डायरेक्ट फाइंड पे नहीं भिजवा रहा, कंसोल करवाता हूँ कि रिस्पॉन्स में पड़ा हुआ क्या है। सही है, आपको एक एरर भी दिखाता हूँ डेटाबेस का। सही है, अच्छा भाई ये हमने यहाँ बना लिया, साइजेस होके हो गई हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा सर्वर आ गया, कहाँ गया भाई, यहाँ आता हूँ मैं, ये मेरा डेटा है यहाँ पे। सही है, मैं डेटाबेस पे हिट करता हूँ, ज़रा हिट किया मैंने, रिस्पॉन्स में क्या आया, एक ऑब्जेक्ट आया, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास नेम, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन। अच्छा देखें, ऑलरेडी उसको उसने वो कर दिया नंबर, सही है, नंबर बना दिया उसको। क्रिएटेड ऑन की फील्ड आ गई। अब यहाँ दो नई चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, आपको यहाँ मिल रही है दो नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, एक आईडी और ये मैंने भिजवाया था डेटाबेस में, नहीं भिजवाया था मैंने, ये डेटाबेस पे जाते हैं ज़रा, यहाँ आके ज़रा रिफ्रेश करें। आ गया डेटा यहाँ पे, यूजर्स, ये कहाँ से आ रहा है यूजर्स भाई, कहाँ बैकएंड पे, कहाँ से, एपीआई से तो नहीं आ रहा, पोस्ट से भी नहीं आ रहा। सोचे सोचे यूजर्स कहाँ से आ रही है, मॉडल से आ रहा है,
आपने स्कीमा का नाम दिया था यूजर्स, API ये वहां से आ रहा है। नहीं भाई, ये आपने दिया था यहाँ पे मॉडल का नाम यूजर्स, ये यहाँ से आ रहा है। अच्छा एक और तरीका होता है, ये टेस्ट कहाँ से आ रहा है। अब हमारी डीबी स्ट्रिंग होती है, अगर आप चाह रहे हो अपनी मर्जी का कोई नाम रखना चाह रहे हो तो यहाँ पे स्लैश के बाद आप लगा सकते हो नाम। अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया तो उसने बाय डिफॉल्ट क्या दे दिया, टेस्ट। अगर मैं यहाँ कुछ नाम रख, मैं यहाँ रख दूँ यूजर्स डेटा, सही है। अब मैं दोबारा अगर ये वाला यूजर अगर भिजवाता हूँ फ्रंट एंड से, हिट किया दोबारा मैंने, पता नहीं शायद वो एक दफ़ा चला गया तो आया ना आया पता नहीं, देखते हैं। नहीं आ रहा, वो फर्स्ट टाइम आता है। आपने अगर एक काम करते हैं, अगर मैं कलेक्शन डिलीट कर दूं पूरा यहाँ से तो क्या पता फिर आ जाए। कलेक्शन डिलीट करने का ऑप्शन पता नहीं कहाँ है, इस पे होवर करें आ रहा था। किस पे ये, अरे ये रहा, API कॉपी करा मैंने, पेस्ट किया, ये ऐसे डिलीट हो जाता है कलेक्शन यहाँ से। सही है, हो गया पूरा साफ। इसको कैंसिल करो, आके दोबारा से हिट करता हूँ इसको मैं, रिलोड करो, सर्वर पे जाता है, एरर आ गया भाई। देखो ये होता है डेटाबेस का एरर, पढ़ा जा रहा है आपसे क्या लिखा हुआ है। ये तो खैर बड़ा इसने मीनिंगफुल दिया है, फिर भी और ख़तरनाक एरर होता है भाई। ये आई थिंक इसके स्पेस शायद नहीं आता यहाँ पे। ठीक है, हो गया हिट सक्सेसफुली। तो अब आओ ज़रा यहाँ पे, अब ये आ जाएगा अब यहाँ पे, सही है। ये आपके प्रोजेक्ट का कलेक्शन का नाम होता है, आप स्लैश करके दे सकते हो, कुछ नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट टेस्ट उठा लेगा वो। अब देखें ये डेटाबेस पे डेटा आ गया। अभी तो दो नई फील्ड आपको मिल रही है ना यहाँ पे, आईडी और वी, ये आपको यहाँ से मिल रही है। यानी इन शॉर्ट ये, जब आप डेटाबेस में डेटा भिजवाते हो तो आपको जो रिटर्न में मिलता है आउटपुट, अगर सक्सेसफुल डेटा गया है डेटाबेस पे, आपको वो आपका कंप्लीट यूजर जो आपने भिजवाया है ना, आपको वही कंप्लीट यूजर एपीआई के अंदर ही मिलता है। क्लियर है। अच्छा मैं अब क्या करता हूँ, अब तो एरर प्रोड्यूस करते हैं ज़रा, एरर कैसे आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ डिलीट करता हूँ दोबारा से, भी डिलीट हो गया। मैं आता हूँ यहाँ पे भाई, मैं एक फील्ड मिसिंग कर देता हूँ, मोबाइल नंबर मैंने हटा दिया, रिक्वायर्ड था ना ये। अच्छा तो फ्रेंड से ब्रेक हो जाएगा अभी तो, फ्रेंड मुझे आगे जाने नहीं देगा, डेटाबेस को एडिट नहीं करने देगा। एक काम करते हैं, मैं ये रखता हूँ यहाँ पे, रख दिया, और मैं यहाँ आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद नीचे आओ, ये जो मैं ओब्जेक्ट सेंड है ना, इसको हटाइए, क्या भिजवा देता हूँ, गलत की जा रही है इसके अंदर, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर तो ये मिलेगा ना मुझे, जबकि वहां पे फोन चाहिए। ऐसी है, देखते हैं भाई, हिट करके, हिट किया मैंने, क्या आ गया, एरर यूजर्स वैलिडेशन फेल्ड, फोन पाथ फोन इज रिक्वायर्ड। वो कह रहा है भाई फोन रिक्वायर्ड है, डेटा में फोन ही नहीं है तुम्हारे पास। अब समझ में आया क्यों कर रहा था मैंने काम। वो ऑब्जेक्ट को आपने ट्रांसफॉर्म करना होगा हर हाल में अपने स्कीमा के लिहाज से। डेटाबेस किसी को नहीं जानता, वो बोलता है भाई मैं स्कीमा को जानता हूँ बस, इसमें जो चार चीज़ लिखी है मुझे चार चीज़ मिलेंगी तो एक्सेप्ट करूंगा, वरना निकल जाओ घर। सही है। अब ये एरर आप कभी फ्रेंड में भिजवाओगे, कभी भी नहीं भिजवाओगे। तो हम नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस क्या होती है, अब एपीआई जो बंदा बनाता है, बस ये लास्ट है, इसके बाद मैं एंड करता हूँ ये कंप्लीट करके। अब आप क्या करोगे भाई, एक तो सबसे पहले इसको मैं सही कर देता हूँ दोबारा से। अब अगर देन चले, आपको पता है कि देन कब चलेगा, जब सक्सेसफुल डेटा स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी आपकी मर्जी होती है, डिपेंड कर रहा होता है बैकएंड वाले की मर्जी होती है। वो क्या करता है यहाँ पे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, एक तो सबसे पहले मैसेज की फील्ड, सबसे पहले स्टेटस लाजमी होता है कि आपकी एपीआई सक्सेसफुल चली है या नहीं चली, तो स्टेटस ट्रू। उसके बाद एक फील्ड होती है मैसेज की, कि भाई यूजर एडिड सक्सेसफुली। क्लियर है।
तीसरा भी आपकी मर्जी होती है, कुछ लोग भिजवाते हैं कुछ लोग नहीं भिजवाते हैं। ऐड करते हुए आप सिर्फ यूजर को बता दो कि भाई हाँ आपका डेटा ऐड हो चुका है, मुतमईन हो जाओ, या क्या ऐड करवाया है वो भिजवा दो रिस्पॉन्स के अंदर, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। तो भाई हम भिजवा देते हैं, मैं बोलूँगा भाई डेटा के अंदर क्या भिजवा दो, रिस्पॉन्स, बस रिस्पॉन्स को। क्लियर है? कोई सवाल? क्योंकि अगर आप गौर करो कंसोल में आ क्या रहा है आपके पास, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, सही है, तो डेटा का मैं एक ऑब्जेक्ट भिजवा दूंगा यहाँ से, और कंसोल यहाँ से डाल देते हैं आप। अब एरर में क्या होता है भाई, इसी को डाल देता हूँ नीचे पूरा। अब ये एरर किसका एरर है, ERR में जो आ रहा है डेटाबेस का एरर है, ये कभी हम नहीं भिजवाएंगे। अब मुझे पता है कि यार ये कोई डेटाबेस का एरर है, डेटाबेस का एरर जब भी आएगा ना आप सिंपल भिजवा दो इंटरनल सर्वर एरर। इसका मतलब ये एरर कहाँ से आ रहा है, डेटाबेस से आ रहा है। सर्वर का एरर जब भी होता है डेटाबेस का मसला होता है। तो ये तरीका भी है, अगर आप कोई काम कर रहे हो आपको ये एरर मिल जाए इंटरनल सर्वर एरर, तो आपके बात पता होनी चाहिए कि एरर डेटाबेस से आ रहा है, ये बैकएंड वाले करते हैं ये चीज़ें। तो भाई API क्या हो जाएगी यहाँ पे, फॉल्स, मैसेज क्या आ जाएगा, इंटरनल सर्वर एरर। क्लियर है भाई? सर चेक करते हैं भाई, यहाँ आ जाओ, सही जा रहा है डेटा सारा, स्टेटस ट्रू हो गया भाई, मैसेज आ गया, यूजर एडेड और डेटा आपका पूरा आ गया। यहाँ पे डेटाबेस पे जाते हैं भाई, आके रिफ्रेश कर लो यहाँ पे, तो भाई आपका यहाँ पे डेटा ऐड हो गया। क्लियर है? डेटा ऐड करवाना आ गया डेटाबेस पे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। अभी आपका काम क्या है भाई, इतनी मेहनत करिए API बनाइए, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़े हाथ पाँव चलाएं अपने। सिर्फ बातें करने से जबान चलाने से कुछ नहीं होने वाला भाई, जहाँ खड़े हैं वहीं के वहीं रहेंगे, तब तक मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, APIs बनाएं, वीडियो को छोड़ दें, क्लास लेने आ रहे हैं वो काफ़ी है। सही है भाई, घर जाएं, APIs बनाएं, ठीक है, और डेटाबेस कनेक्ट करके जितना काम करवाया मैंने एटलीस्ट डेटा अपना वहाँ भिजवाएं डेटाबेस के ऊपर कोई बना के। सही है, और तुम इस तरीके से बनाना APIs ताकि तुमने बनाया भी नोट.js का एक प्रोजेक्ट जैसे रिएक्ट का दिया ऐसे उसका दूंगा। तुमने E-commerce बनाया ना, तुम कोशिश करके अभी से ऐसा बनाना APIs कि तुम बस क्या करो, इसी बैकएंड को उठा के अपने फ्रेंड से कनेक्ट कर दो, तुम्हें दोबारा फ्रेंड बनाना पड़े शुरू से। तो इसी को रख के चलना अपना। आप लोगों ने भी रिएक्ट के प्रोजेक्ट बनाए हैं, आप लोग भी अगर चाह रहे हैं कि भाई डबल डबल मेहनत करने से बच जाए, तो इस तरीके से बैकएंड डिजाइन करना शुरू करते हैं घर पे, क्योंकि भाई एंड में यही करूंगा मैं, ये पूरा मैं भी ग्रेड APIs पढ़ाऊंगा, ये उठा के मैं सेव कर लूंगा एक जगह, मैं इसको भाई ज़ाया नहीं होगा, ये मेरा डेटा एक टुकड़ा बन गया। इसके बाद ऑथेंटिकेशन पढ़ाऊंगा आगे जाके, मिडिलवेयर्स पढ़ाऊंगा आगे जाके, स्टेटस कोड्स पढ़ाऊंगा आगे, 3 चीज़ें पढ़नी है बस, ये हो गया। उसके बाद एक पढ़ना है MVC आर्किटेक्चर क्या होता है, ये 4 चीज़ें हो गई। उसके बाद एक सिंपल रिएक्ट की ऐप बनाऊंगा और उसी को कनेक्ट कर दूंगा इसी पूरे बैकएंड से, खत्म आपका। तो आप भी यही अपना थोड़ा अक्लमंद अगर आप है तो ये कर लें आप लोग भी, कि अभी से इस तरीके से लेके चलें चीज़ों को कि आप इन दी एंड जाके बस एक रिएक्ट की ऐप बनाएं और उसी से अपनी सारी APIs को कनेक्ट कर दें, पूरा फुल स्टैक आपका बन जाएगा। क्लियर है? तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आगे स्टार्ट करेंगे इसको।